नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 8, जिसमें हम जानेंगे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो दोस्तों यह वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मात्र 9 मिनट का वीडियो है, जाकर जरूर देख लीजिएगा पार्ट 1। दोस्तों जो इन्होंने पार्ट 1 देख लिया है उसके लिए यह पार्ट 2 भी इम्पोर्टेंट है, और अगला पार्ट जो आएगा वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अगला पार्ट और पिछला पार्ट दोनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों साझी संपदा, विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा, ठीक है, विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा, इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों हमने रियो सम्मेलन के बारे में जाना, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। हमने और भी पीछे बहुत सारे पर्यावरण क्यों जरूरी है, सारे चीज़ों के बारे में हमने जाना। तो दोस्तों विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा, इसके बारे में हम जानते हैं। अगला टॉपिक ये है। तो दोस्तों साझी संपदा किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन ये आपका है कि साझी संपदा किसे कहते हैं। तो दोस्तों जिन संसाधनों पर पूरे समुदाय का, ठीक है, जिन संसाधनों पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, ना कि किसी एक का, उसे ही साझी संपदा कहते हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों वैश्विक संपदा किसे कहा जाता है? तो विश्व के कुछ हिस्से किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर आते हैं। यानी दुनिया का कोई एक हिस्सा है और वह किसी एक देश के अधिकार से बाहर आते हैं, वो किसी भी देश के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए उनका प्रबंधन साझे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। इन्हें ही मानवता की साझी विरासत या वैश्विक संपदा कहा जाता है। जैसे में दोस्तों बाहरी अंतरिक्ष, जैसे अंतरिक्ष हो गया, समुद्री सतह हो गया, पृथ्वी हो गया, अंटार्कटिका हो गया, वायुमंडल हो गया आदि। यानी वैसे हिस्से, विश्व के वैसे हिस्से जो किसी एक देश या दो देश के अंतर्गत नहीं आता है, वो खुला क्षेत्र है, ठीक है, वो सभी के लिए है। तो उसे सभी मिलकर, सभी देशों को मिलकर उसके लिए काम करना होगा। इसे ही मानवता की साझी विरासत और वैश्विक संपदा कहा जाता है, ठीक है। इनमें दोस्तों अंतरिक्ष आता है, अंतरिक्ष किसी एक देश का है नहीं, समुद्री सतह भी नहीं, पृथ्वी भी सभी का है। तो सभी पृथ्वी के लिए, अगर वायुमंडल के लिए कोई काम करना है तो सभी को मिलकर काम करना होगा। अंटार्कटिका में काम करना है, वो भी किसी एक देश का नहीं है, वो सभी का उस पर हक है। तो इस तरह के जो ऐसे ऐसे जितने भी मामले हैं, जितने भी चीज़ें हैं, हिस्से हैं, उन सभी को, सभी देशों को एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को द्वारा, सभी देशों द्वारा उस पर काम करना चाहिए, ठीक है, उसके हित के लिए। दोस्तों वैश्विक संपदा की सुरक्षा करना काफ़ी कठिन है। इस पर कुछ समझौते हो चुके हैं, जैसे अंटार्कटिका संधि 1959 में, अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991 में, मॉन्ट्रियल न्यायाधिकार 1987 में हो चुके हैं, ठीक है। कुछ जो है संधियाँ हो चुकी हैं इस पर। तो दोस्तों विश्व की साझी संपदा ये है। आपको ज़्यादा क्वेश्चन इससे आएंगे और इससे आएंगे। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। दोस्तों विकसित देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में सभी देश की जिम्मेदारियां बराबर हो, ठीक है। कौन चाहते हैं? विकसित देश ये चाहते हैं कि पर्यावरण की संरक्षण में सभी देश की जिम्मेदारियां क्या हो, बराबर हो। लेकिन दक्षिण के विकासशील देश जो विकास अभी कर रहे हैं, उनका कहना है कि पर्यावरण को नुकसान विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। यानी दोस्तों विकसित देश जो है वो कहते हैं, जो विकसित हो चुके हैं, जो तरक्की कर चुके हैं, उनका कहना है कि सभी को, दुनिया के सभी देशों को इस पर काम करना चाहिए मिलजुल कर। लेकिन जो अभी तरक्की नहीं किए हैं, अभी तरक्की कर रहे हैं, वो अभी रास्ता में है और अभी धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि ये सारी गंदगी तो विकसित देशों की फैलाई हुई है, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो वो सारा चीज़ औद्योगिक विकास उन्होंने किया है, तो हमसे ज़्यादा तो नुकसान उन्होंने पहुंचाया। वहीं दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन ने यह बात मान लिया है कि विकासशील देशों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, बल्कि सभी की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी, ठीक है। यानी सभी देशों के उसके हिसाब से जो जिस जिम्मेदारी में फिट हो रहा है उसे उस जिम्मेदारी दी जाएगी, ठीक है। रियो सम्मेलन के घोषणा पत्र का कहना है दोस्तों कि धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे।
वहीं पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय, ठीक है, अपक्षय में सभी देशों का योगदान अलग अलग है, इसलिए सभी राज्यों की साझी परंतु अलग अलग क्या होगी, जिम्मेदारियां होगी। तो दोस्तों अगला टॉपिक है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम जानते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि गैसों से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की ज़्यादा क्या है, संभावना है। ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती का तापमान बढ़ने की ज़्यादा संभावना है, और इसी को लेकर के, इसी को ध्यान में रखते हुए एक समझौता किया गया था। इसके तहत, इस समझौते के तहत औद्योगिक देश जितने भी हैं उनके लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसे ही क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। दोस्तों इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो आयोजन हुआ था वह जापान के क्योटो शहर में हुआ था, इसलिए इसके शहर के नाम पर ही इसका नाम रखा गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो इस समझौते के लिए 1992 में कुछ सिद्धांत को तय किए गए थे, जिसमें यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर हस्ताक्षर भी हुए थे, ठीक है। तो जापान के क्योटो शहर में सन 1997 में दोस्तों इस प्रोटोकॉल में सहमति बनी थी, इसलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल पड़ गया। तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी एग्जाम में बराबर आती है, इसे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों पर्यावरण के मसले पर भारत का क्या मत था, ठीक है। पर्यावरण के मसले पर भारत का क्या पक्ष था। तो भारत का दोस्तों 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। आपके क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट क्वेश्चन में कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया, ये ऑब्जेक्टिव में बराबर आते हैं। तो आपका उत्तर होगा 2002 में, ठीक है। तो 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से क्या दिया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई थी, ठीक है, छूट दी गई थी, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका योगदान क्या था, ज़्यादा नहीं था, इनका योगदान ज़्यादा नहीं था। तो दोस्तों जून 2005 में ग्रुप 8 देशों की बैठक हुई थी। कब हुई थी, जून 2005 में ग्रुप 8 देशों की क्या हुई थी, बैठक हुई थी। उसमें भारत ने कहा था कि विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र ही विकासशील देश ग्रीन हाउस गैसों का क्या करते हैं, इस्तेमाल कर पाती है। यानी विकासशील देश मात्र नाम मात्र का इस्तेमाल कर पाती है ग्रीन हाउस गैसों का, विकसित देश उससे कई गुना ज़्यादा करते हैं, ठीक है। भारत का विचार है दोस्तों कि ज़्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की है इस पर, ठीक है, ज़्यादा कड़े कदम उसको उठाने चाहिए। भारत का UNFCCC को यह तर्क था कि विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास का है, ठीक है। जो विकासशील देश है उसका पहली प्राथमिकता क्या है, आर्थिक विकास का, और सामाजिक विकास का उसका पहली प्राथमिकता है। वह आर्थिक विकास पहले करना चाहता है और सामाजिक विकास, ठीक है। भारत ने काफ़ी कदम उठाए दोस्तों पर्यावरण के मसले पर। पर्यावरण के लिए जैसे कि वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया गया है। 2003 में पुनर्वा यानी रिन्यूएबल, ठीक है, ऊर्जा को इस्तेमाल को बढ़ावा दिया है। बायोडीजल, स्वच्छ कोयला का इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया है। तो कई सारे कदम भारत ने उठाया है, किसके लिए, पर्यावरण के लिए, और दिखता भी है ये सभी काम, ठीक है। ये थी दोस्तों भारत के पर्यावरण के मुद्दे पर भारत का पक्ष। तो दोस्तों अगला टॉपिक है पर्यावरण आंदोलन। तो दोस्तों पर्यावरण को बचाने के लिए कई सारे आंदोलन भी किए गए, ठीक है। पेड़ पौधों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए कई सारे आंदोलन भी किए गए, और उन आंदोलन का जो ज़्यादा सा हिस्सा है उन आंदोलनों का, उसमें ज़्यादातर कार्यकर्ताओं ने किया था जो पर्यावरण के प्रति सचेत थे। यानी पर्यावरण पर कुछ महत्वपूर्ण पेशकदमियाँ जो की गई थी वो सरकारों द्वारा नहीं, बल्कि जो पर्यावरण के प्रति सचेत नागरिक थे उनके द्वारा की गई थी, ठीक है। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी थे, कुछ स्थानीय स्तर पर भी मौजूद थे। यानी कई लोग जो पर्यावरण के प्रति सचेत थे, जिन्हें लगता था कि पर्यावरण से हमारे नुकसान हो रहा है, फैक्ट्रियों से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, बड़े बड़े बांध को उन्होंने, जो नदी के किनारे बनाया जा रहा था उसको उन्होंने रुकवा दिया, ठीक है, जो सरकार के द्वारा की जा रही थी। तो उन्होंने भी बहुत सारे कार्य किए पर्यावरण के प्रति, ठीक है। आज पर्यावरण आंदोलन दोस्तों पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा विविधतापूर्ण है, जीवंत है, और ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में क्या शुमार किए जाते हैं, ठीक है, ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में शुमार किए जाते हैं।
वहीं दोस्तों इन आंदोलनों से नए विचार भी निकले हैं और निकलते ही रहते हैं। आगे के दिनों में क्या करना चाहिए इस पर के बारे में भी क्या होता है पता चलता है। तो दोस्तों दक्षिण के वन आंदोलनों पर काफ़ी दबाव है और इसके बावजूद तीसरी दुनिया जो है वो तीसरी दुनिया के कई देशों ने वनों की कटाई जारी है। तो ये बात दोस्तों एक तरफ तो पर्यावरण के प्रति लोग सचेत भी है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है वनों की कटाई भी हो रही है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। तो ये सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा सरकारों को देखना चाहिए। वहीं दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में कुछ दशकों में विश्व के विशाल वनों की जो विनाश है वो बढ़ा है। जैसे कि आपने अमेजोन के जंगल के बारे में सुना होगा कि अमेजोन के जो जंगल है जो विश्व का सबसे बड़ा जंगल है उसमें आए दिन आग लगते रहती है। आए दिन उसमें जो है वन में पूरा आग फैल जाती है और वह आग कई दिनों से मतलब महीनों से बुझती भी नहीं है, यानी वह जलती रहती है। ठीक है, तो क्या हुआ खनिज उद्योग जो है उसको पृथ्वी का सबसे ताकतवर उद्योग माना जाता है। कौन सा उद्योग? खनिज उद्योग। ठीक है, जो खनिज उद्योग है उसको पृथ्वी का सबसे ताकतवर उद्योग माना जाता है। वहीं दोस्तों ये उद्योग जो है धरती के भीतर मौजूद जो संसाधन है उन संसाधनों को बाहर निकालता है, भूमि जलमार्गों को प्रदूषित करता है और स्थानीय वनस्पतियों की क्या करता है? विनाश करता है। तो दोस्तों इससे बहुत सारे हानि भी है, लोगों को विस्थापित भी होना पड़ता है कभी कभी। तो कई कारणों से इसकी आलोचना भी हुई है। ठीक है, वहीं दोस्तों जैसे फिलीपींस में कई ऐसे संगठनों ने मिलकर एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी वेस्टर्न माइनिंग, ठीक है, वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ अभियान चलाया था। यानी फिलीपींस एक ऐसा देश है दोस्तों जहां कई संगठनों ने मिलकर एक ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनी थी, जो बहुराष्ट्रीय इंटरनेशनल कंपनी थी, उसके खिलाफ अभियान चलाया था जिसका नाम था वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन। तो दुनिया के कई इलाके में बड़े बांधों के खिलाफ भी आंदोलन चला। वहीं भारत में भी बांध विरोधी आंदोलन, नदी बचाओ आंदोलन और कई सारे पर्यावरण बचाओ आंदोलन, ठीक है, कई सारा आंदोलन भारत में भी चला। तो पेड़ बचाओ का भी चला था। तो दोस्तों ये सब जो आंदोलन है पर्यावरण के प्रति ये चलते रहना चाहिए, बराबर होते ही रहना चाहिए ताकि पर्यावरण पर कोई भी सरकार ध्यान दे। ठीक है, उसके खिलाफ काम ना करे, पर्यावरण को रखते हुए काम करे। तो ये सब जरूरी हो जाता है। वहीं दोस्तों 1980 के शुरुआती दशक और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि शुरुआती दशक यानी 1980 का जो शुरुआती दशक था और मध्यवर्ती वर्षों में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध में चला था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा बांध विरोधी आंदोलन कहाँ चला था, तो आपका उत्तर होगा दक्षिणी गोलार्ध। कब हुआ था? 1980 के दशक में। ठीक है, अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देखें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल द पॉलिटिकल सौरभ। लेटेस्ट यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो सी ऑन द चैनल। थैंक यू। जय हिंद।